आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। एक बात होती है टारगेट सेट करना और दूसरा होता है उसे अचीव करना। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट पेश कर दिया है और तब से लेकर अब तक जिस बात की चर्चा हर ओर है वो है सरकारी विनिवेश पर। मतलब सरकार कंपनियों को बेचकर जो पैसा जुटाना चाहती है उस पर। कोई इसे सरकारी सेल बता रहा है, कोई इसे मैक्सिमम गवर्नेंस कह रहा है और कुछ जानकार कह रहे हैं कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था। तो क्या वाकई कोई और रास्ता नहीं था सरकार के पास, या फिर जो सरकार की नीतियां होंगी आने वाले समय में ये बजट उसकी स्पष्टता को दिखाता है। नमस्कार, मैं हूं ऋतुराज और मेरे साथ इसी सरकारी सेल पर, सरकारी विनिवेश पर बात करने के लिए हैं इंडिया टुडे हिंदी पत्रिका के एडिटर और आर्थिक मामलों के जानकार अंशुमान तिवारी। तो अंशुमान सर, स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद ऋतुराज। सर, हर तरफ जो चर्चा है, हर तरफ जो बात हो रही है वो यही है कि सरकार ने एक किस्म का सेल लगा दिया इस बजट में। कई कंपनियों के विनिवेश की बात कही गई है। क्या इसे सरकारी सेल कहना सही है? और अगर इसमें डीप डाइव करें तो क्या समझ में आता है सरकार के विजन को लेकर? फ्यूचर में सरकारी पॉलिसी किस ओर जाती दिखेगी, उसकी स्पष्टता को लेकर? देखिए, कहना क्या सही है, सही है ये तो ये अपने अपने शीर्षकों की बात है। आप इसे कोई भी विशेषण दे सकते हैं। अच्छी भाषा में इसे डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। सरकारी संपत्तियों की बिक्री करते हैं, पर बिक्री को तो सेल कहेंगे ही। तो ये इन विशेषणों पर ये विशेषण से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये हो क्या रहा है, इसे समझना जरूरी है। और जो पूरा स्ट्रक्चर है सरकार का, जो उसने बजट में घोषित किया है, वो पिछली बार से बहुत ज्यादा फर्क है पिछले वर्षों से विनिवेश को लेकर, या सरकारी संपत्तियों और सरकारी उपक्रमों के विनिवेश को लेकर। इस बार सरकार दो काम कर रही है। सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है। जो समझना हमारे लिए जरूरी है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी बेचती है। जिन कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी है वो या तो शेयर बाजार में बेचती है या किसी दूसरी कंपनी को बेचती है। उदाहरण के लिए हम देखें कि ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी जैसी सरकारी कंपनियां हैं जिनमें सरकार की भी हिस्सेदारी और आम जनता की भी हिस्सेदारी, यानी शेयर पूंजी बाजार में वो लिस्टेड कंपनियां हैं। दूसरी तरफ ऐसी कंपनियां हैं जिनमें सरकार ने अपनी पूरी हिस्सेदारी एक मुश्त किसी निजी कंपनी को बेच दी। जैसे आईपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था तो वो रिलायंस पेट्रोलियम को मिली थी, या विदेश संचार निगम का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था या जो टाटा को मिली थी, या मॉडर्न फूड्स का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था जो निजी कंपनियों को मिली थी, या बाल्को का डिसइन्वेस्टमेंट हुआ था। ये दूसरी चीज थी। ये मॉडल पहले से अपनाया जा रहा है। इस बार सरकार एक दूसरा काम भी करने जा रही है। सरकार ने दो लिस्ट बनाई है। एक लिस्ट में ये वो कंपनियां हैं जिनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, जिसमें एलआईसी है, जिसमें बीपीसीएल का एक और आईपीओ आएगा, जिसमें गेल हो सकती है, जिसमें कॉन्कोर हो सकती है, जिसमें कुछ और सरकारी कंपनियां हैं जिनका विनिवेश किया जाएगा। दूसरी सूची में सरकारी संपत्तियां हैं जिनकी बिक्री की जाएगी, यानी कि रेलवे के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक हिस्सा, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर का हिस्सा किसी निजी कंपनी को दे दिया जाएगा। एयरपोर्ट दे दिए जाएंगे, स्टेडियम दे दिए जाएंगे, गैस की पाइपलाइन दे दी जाएगी, रेलवे की ट्रांसमिशन लाइंस दे दी जाएंगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये दूसरा हिस्सा है जो सरकार की सरकारी संपत्तियों के या सरकारी विनिवेश का हिस्सा। और एक तीसरा हिस्सा है जहां सरकार ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि वो दो बैंकों का निजीकरण करेगी, दो सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज करेगी और एक बीमा कंपनी को प्राइवेटाइज करेगी। तो अब ये तीन हिस्से हैं इस पूरे ढांचे के। ये मोटी समझ है जो हमें जो आने वाले समय में सरकार लागू करना चाहती है और इस तरह से वो अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है। अब इसमें कई सारे अंदर आयाम हैं जिन्हें समझना जरूरी है कि हर संपत्ति जैसे नहीं बिकेगी। एयरपोर्ट बेचने का तरीका दूसरा हो सकता है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में रेलवे के हिस्से को देने का तरीका दूसरा हो सकता है। कहीं सरकार उनको किराए पर दे सकती है और प्रॉफिट में एक हिस्सा ले सकती है, कहीं उसे आउटराइटली कंपनी को बेच सकती है। ये पूरा ढांचा है और ये ढांचा आने वाले समय में आएगा। दो चीजें इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली चीज तो ये कि सरकार ने कहा है, मानेगी कि नहीं मानेगी, टिकेगी कि नहीं टिकेगी, इस बात पर, ये सुधार कितना
प्रभावी होगा राजनीतिक रूप से अलग बात है कि सरकार ने ये कहा है कि स्ट्रेटेजिक पीएसयूज के अलावा, यानी जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पीएसयूज हैं उसके अलावा सारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा, यानी उन्हें बेचा जाएगा, चाहे वो पब्लिक को बेची जाए या निजी क्षेत्र को बेची जाए। तो ये एक बड़ी घोषणा थी इस बजट की। इस तरीके की घोषणा इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के बजट में हमने सुनी थी, जब भारत में पहली बार प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी आई थी और बड़े पैमाने पर सरकारी कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था, ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, ये तो सर वक्त के साथ पता चलेगा कि क्या होता है जी। इसका। लेकिन एक सवाल जो है कि क्या इसके अलावा और कोई उपाय नहीं था, या देर सवेर ये होना ही है, चाहे कोई भी सरकार रहे? उपाय कोई नहीं था, क्योंकि अगर आप बजट के नंबर्स देखिए 9.5% का फिस्कल डेफिसिट है, जो शायद अगर हम आज हमारे पास जो बाकी आकलन आ रहे हैं फिच के या बाकी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के, जो बजट में एस्टिमेट किया गया वो बढ़ के 10-10.5% तक जा सकता है। सरकार के पास अब जीडीपी के अनुपात में अगर 9.5% माने तो 18 से 19 लाख करोड़ रुपए का घाटा मौजूद है। अगले साल भी 6.8 से 7% हो सकता है। सरकार के पास खर्च बढ़ाने की क्षमता नहीं थी। पिछले साल जितना खर्च है बजट में, इस साल भी उतना ही खर्च है। रेवेन्यू का नंबर देखें तो जो 19-20 में आका गया था उसकी तुलना में भी अगले साल कम होने वाला है। तो अब किटी बहुत कम बची है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था सरकार के पास कि वो इस तरह से उसे डिसइन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि इसके बिना और कहां से पैसा लाया जा सकता। टैक्स लगाने की अपनी एक सीमा होती है, उसके बाद तो फिर आप टैक्स भी नहीं लगा सकते, और उस मंदी में जितने टैक्स लगाए जाएंगे उतना ही नुकसान होगा। तो कोई विकल्प नहीं था, और विकल्प ना होने के कारण सरकारी कंपनियों को बेचने से दो और महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है कि सरकारी कंपनियों को बेचने से न केवल सरकार को एकमुश्त रेवेन्यू मिलता है, बल्कि इनमें जाने वाली पूंजी भी रुकती है, क्योंकि इनमें जो पैसा लगाया जाता है हर साल बजट से, इन्हें बजट से हर साल कैपिटल दी जाती है, ये बाजार से पूंजी उठाती है, इनमें जो पैसा लगा हुआ है ऋतुराज, उस पर रिटर्न हमारे बैंक एफडी से भी कम है। यानी हमारा जो पैसा इसमें लगा हुआ है उससे कम रिटर्न पीएसयू देती है। तो इसलिए सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था, और जब ऐसी मुश्किलें होती हैं तो जो एसेट्स होती हैं उनको मोनेटाइज किया जाता है। अंशुमान सर, देखिए ऐसा पहली बार तो नहीं हो रहा है कि कोई चीज बेची जा रही है, किसी कंपनी में हिस्सेदारी बेच रही है सरकार। हाँ। पिछले बरस भी सरकार ने टारगेट रखा था बहुत सारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचकर कमाई करने का। उसमें कितनी सफलता मिली, और जो टारगेट था गवर्नमेंट का वो कितना हासिल हो पाया? देखिए, ये महत्वपूर्ण चीज समझना जरूरी है कि विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट या सरकारी उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी की बिक्री, चाहे वो बैंक हो या गैर बैंकिंग उपक्रम हो, ये नीति के तौर पर स्थापित हो चुकी। चाहे इसमें कितना भी विवाद हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, पर यह बजट का एक स्थायी हिस्सा है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पिछली सरकारों ने भी किया, यह सरकार भी कर रही। पर महत्वपूर्ण बात जो समझना जरूरी है कि भारत में इतने सब शोर शराबे और हो हल्ले के बाद भी भारत में जो मैक्सिमम डिसइन्वेस्टमेंट किसी एक वित्त वर्ष में हुआ है, अधिकतम हुआ, वो 1 लाख करोड़ रुपए का था, जो 17-18 में था। इससे आगे का डिसइन्वेस्टमेंट सरकार नहीं कर पाई है। इस साल सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वो 1,75,000 करोड़ का है, जो पिछले साल के लक्ष्य से 2,10,000 करोड़ के लक्ष्य से कम है। यानी कि सूची बहुत बड़ी है, विनिवेश करने के लिए तैयारी बहुत बड़ी है, पर सरकार को खुद ही लग रहा है कि शायद वो एक साल में इतना डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। तो लक्ष्य से पीछे रहना विनिवेश बजटों का हिस्सा है स्थायी तौर पर लक्ष्य चूकना विनिवेश की एक व्यवस्था रही है डिसइन्वेस्टमेंट की। अब उसकी बहुत सारी वजह है। एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सरकार ये चीज संभाल नहीं पाती है, काम करने के तरीके बहुत धीमे होते हैं, सरकार में सुस्त तरीके से होती है। इसे पिछले साल देखिए, उदाहरण हमारे सामने है। पिछले साल इस भयानक मंदी के बीच में दिसंबर तक 19 कंपनियों ने शेयर बाजार से पैसा उठाया और ह्यूज सक्सेसफुल आईपीओ लेकर आई। सूचकांक 50,000 पर पहुंच गया इंडेक्स, लेकिन सरकार अपनी एक कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाई, एक भी कंपनी का पिछले साल नहीं कर पाई। तो अगर सरकार चतुर होती, समझदार होती, तेज होती, स्मार्ट होती, तो वो इस बाजार का फायदा उठा सकती थी और डिसइन्वेस्टमेंट कर सकती थी। निवेशक पैसा लेकर देने को तैयार खड़े हुए थे। तो ये एक वजह रहती है कि सरकारें समय पर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती हैं, प्रक्रिया में फंस जाती हैं, प्रोसेस लंबी होती है और इसलिए लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। एक चीज अभी जो सर आपने आंकड़ा बताया कि पिछले साल का जो लक्ष्य है वो 2.1 लाख करोड़ था और इस बार 1.75 लाख करोड़ रखा गया, ये घटाया क्यों गया? घटाया इसलिए गया क्योंकि सरकार को लग रहा है ना कि इतना डिसइन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। जैसे आज हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया सितंबर से पहले नहीं शुरू हो पाएगी, सितंबर तक हो सकता है एलआईसी का आईपीओ आए। पिछले साल भी सरकार ने एलआईसी और आईडीबीआई के डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही थी, लेकिन नहीं, उसमें आगे कोई गति नहीं बढ़ी आगे। ये जो कंपनियों की जो एसेट मोनेटाइजेशन की प्रक्रिया है कि पाइपलाइन बेचना या सड़कें बेचना या एक हाईवे बेचना या ट्रांसमिशन लाइनें बेचना, इनमें बहुत लंबा समय लगेगा। इनकी
इनकी प्राइस डिस्कवरी करनी होगी, इन्हें ट्रांसपेरेंट ढंग से लोगों से, कंपनियों के सामने रखना होगा। फिर उसके बाद भी इस मंदी के बाजार में कौन खरीदने आ रहा है, तो सरकार ने अपना एस्टीमेट कंजर्वेटिव रखा है। और ये भी एक बजट की प्रक्रिया होती है कि हो सकता है मान लीजिए सरकार ने 1,75,000 करोड़ रखा और अगर इससे ऊपर निकल जाता है तो सरकार उसको सक्सेस के तौर पे दिखाएगी कि हमने माना था कि 175 रुपए आएंगे और हम 250 रुपए लेकर आ गए। लेकिन पिछले साल की नसीहत के मुताबिक, क्योंकि पिछले साल 2 लाख करोड़ का से ऊपर का इनका लक्ष्य था और उसमें से 15 से 20,000 करोड़ रुपए आ पाए थे, सरकार ने इस लक्ष्य को कम रखा है। इसलिए जो पूरी बहस है ना डिसइन्वेस्टमेंट की, उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है इंटेंशन का, जिसमें सरकार की इंटेंशन दिखती है, सरकार ने नीयत दिखाई है कि वो अब इस विवादित फैसले को लेने को तैयार है, यानी कि वो ये बुलेट बाइट कर रही है। ये कंट्रोवर्शियल है, डिसइन्वेस्टमेंट करना आसान नहीं है, इसका विरोध होता है, वो करने को तैयार है। नियत के तौर पर सरकार ने अपनी इच्छा जाहिर की है, पर आंकड़ों में अभी सरकार उतनी आश्वस्त नहीं है कि कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। और आपने जो प्राइस डिस्कवरी की बात की, वो कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है सरकार के लिए? बिजली की लाइन की क्या दाम रखेगी सरकार? डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसकी प्राइसिंग क्या होगी? तो ये जो मोनेटाइजेशन है उसका, वो कर पाना कितना मुश्किल काम है? उसकी प्रक्रिया है। एक सरकार में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम दीपम है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस मैनेजमेंट। वो कई तौर तरीकों पर पिछले साल से काम कर रहा है। इस साल प्रक्रिया पिछले बजट से ही शुरू हो गई थी। वो काम कर रहा है। अब प्राइस डिस्कवरी एक अपने आप में एक टेक्निकल व्यवस्था है और हर एसेट की, हर संपत्ति की प्राइस डिस्कवरी एक जैसी नहीं होती। जैसे सरकार ने जब पिछले साल एयरपोर्ट्स का मोनेटाइजेशन किया तो उसमें यह नियम अपनाया कि पर यात्री, पर पैसेंजर, प्रत्येक यात्री पर जो पैसेंजर आता है उस पर एक रेवेन्यू जो कंपनी लेगी, एयरपोर्ट चलाने वाली कंपनी, उसका एक हिस्सा वो सरकार को देगी। लेकिन अब यही प्रक्रिया क्या रेलवेज में अपनाई जाएगी? क्या ट्रेनों में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी? जो फ्रेट कॉरिडोर का टुकड़ा दिया जाएगा उसका सरकार किराया लेगी क्या, या उसे आउटराइटली बेच देगी? स्टेडियम पर कैसे रेवेन्यू शेयर किया जाएगा? पाइपलाइन में जो गैस या तेल लेकर जाएंगे उनसे कैसे पैसा लिया जाएगा? ट्रांसमिशन लाइन को इसका इस्तेमाल करने वालों से कैसे पैसा लिया जाएगा? ये सब प्रक्रियाएं अलग अलग होंगी और हर एसेट का एक तरीका नहीं होता। भारत में अभी तक कई तौर तरीके अपनाए गए। जैसे स्पेक्ट्रम था, उसको एक दूसरे तरीके से बेचा गया, जिसमें सरकार एक मुश्त बोली लगवाती है और बोली लगवाने के बाद वो पैसा एक मुश्त लेती है और उसके बाद एक रेवेन्यू शेयर लेती है कंपनियों से। जबकि हमने बाल्को का या बाकी कंपनियों का, जो सरकारी कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट देखा, उसमें एक मुश्त कंपनियों ने पैसा दे दिया और प्राइवेट कंपनी ने उसका टेक ओवर कर लिया। ये अभी तय करना होगा। भारत में एसेट मोनेटाइजेशन या संपत्तियों की बिक्री, मतलब पूरी कंपनी की बिक्री नहीं है। रेलवे नहीं बिक रही है, पावर ग्रिड नहीं बिक रही है, पर उसकी संपत्ति का, उसकी एसेट का एक हिस्सा बिक रहा है। यह भारत में पहली बार हो रहा है, नई प्रक्रिया है। तो इसमें बहुत सारे विवाद होंगे, इसमें ट्रांसपेरेंसी के चैलेंज होंगे, सही ढंग से प्राइस डिस्कवरी के का चैलेंज होंगे, और सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि डिस्ट्रेस सेल ना हो जाए, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इस समय मंदी में है, उसे पैसे की जरूरत है, तो आप सस्ती कीमत पर चीजें बेच ना दें, यह भी सुनिश्चित करना होगा। ये हम आगे देखेंगे, हमें समझ में आएगा कि प्रक्रिया कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। लेकिन बहुत सारे मॉडल हैं जिसमें कि रेंटल मॉडल भी है, ऑपरेशनल मेंटेनेंस का मॉडल भी है, आउटराइट इक्विटी दे देने का मॉडल भी है, एक मुश्त पैसा लेकर कंपनियों को लीज पर दे देना, इसके भी मॉडल है। उन्हीं सब मॉडल्स पे कोशिश रहेगी सरकार की, और ये दिखाई पड़ेगा कि कैसे प्राइस डिस्कवरी हुई इसकी। ठीक है। और सेलिंग की बात जब आती है सर, तो एक कंपनी का नाम बहुत है, एयर इंडिया। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उसके वो बेच देगी, कोई खरीद ले। लेकिन ये जो एविएशन सेक्टर इतनी मुश्किल से गुजर रहा है, इस बीच कितना मुश्किल है एयर इंडिया को बेच पाना? एयर इंडिया इस साल भी बहुत मुश्किल है जो बिक पाए, क्योंकि एयर इंडिया को ग्राहक मिलना मुश्किल है। एयर इंडिया में सरकार ने पहले ये संकेत दिया था कि इसके ऊपर जो 4-4.5 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है वो अपने सर पे ले लेगी, उसके बाद इसको बेचा जाएगा डेट फ्री बना के। लेकिन वो 4-4.5 हजार करोड़ का कर्ज कौन लेकर जाएगा? इस कंपनी को डेट फ्री बनाने के बाद भी एविएशन मार्केट में भी डिमांड नहीं है, कौन ये पैसा इसमें इन्वेस्ट करेगा? एयर इंडिया के पास निश्चित तौर पर सरकारी एयरलाइंस होने के नाते दुनिया भर के रूट्स हैं, कोड शेयरिंग है, बहुत सारे रूट्स इसको मिले हुए हैं, लैंडिंग स्पॉट हैं, पार्किंग स्पॉट हैं देश भर के सारे एयरपोर्ट्स के ऊपर, और भी एसेट्स हैं एयर इंडिया के पास, जगह जगह जमीनें हैं, जगह जगह ऑफिसेज हैं। लेकिन एविएशन सेक्टर या उड्डयन क्षेत्र में ग्रोथ आने की संभावना अभी बहुत कम है। पूरा 1 साल जब तक के वैक्सीन और कोविड से निकलने की प्रक्रिया नहीं आएगी, इसे कौन खरीदेगा? और खरीदने वाली कंपनी कौन है? जेट एयरवेज हमने देखा, हमारे सामने की बात है 2018 से 2019 के बीच में, जो कि एक फुल फ्लेज्ड कंप्लीट एयरलाइंस थी, जिसके पास इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स थे, देश की सबसे बड़ी निजी एयरलाइंस थी। वो नहीं बिक पाई। इतनी कोशिश की गई, SBI
एफबीआई को लगाया गया, दुनिया भर की एजेंसियों को लगाया गया, कोई उसको खरीदने को तैयार नहीं हुआ, जो कि एक चलती हुई अच्छी एयरलाइंस थी। तो इसको, ये जो उड़ता हुआ सफेद हाथी है जिस पर इतना कर्ज है, इनएफिशिएंसी है, उसे कौन खरीदेगा? तो एयर इंडिया की बिक्री इस साल भी हो पाना मुश्किल लग रहा है, अगर जो परिस्थितियां हमको एविएशन बाजार की दिखाई दे रही हैं। और अंत में एक सवाल और है सर, जिसका जिक्र आपने थोड़ी देर पहले किया भी, कि सरकार की स्थिति सबके सामने है, हर कोई जान रहा है कि सरकार को पैसे की जरूरत है। ऐसे में क्या कोई सही कीमत देगा? जैसे मान लीजिए हमारा एक मकान है और लोगों को पता चल गया यार इसे मजबूरी है, इसको मकान बेचना है, तो फिर तो आपस में लोग डील लेकर आ जाएंगे कि भैया कम पैसे दो, ये जरूरत में है, और लेगा ही। यही मुश्किल है, इसीलिए मैंने कहा ना कि डिस्ट्रेस सेल का खतरा होता है ऐसी परिस्थितियों में। जब सरकारें अपनी एसेट बेचने आती हैं और उन्हें पैसे की जरूरत होती है, तो मार्केट हम उनसे से बार्गेन करता है, और वो बार्गेन अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी सरकार जब सरकार इन एसेट्स को लाएगी सामने, तब ये समझ में आएगा कि उसका सही प्राइस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। पर बहुत रिस्क है, और हर एसेट में, हर अलग अलग संपत्ति में अलग अलग तरीके के लोग, खरीदेगा कौन? जैसे मान लीजिए, आप उदाहरण के लिए ले लीजिए कि भारत में तेल और गैस की पाइपलाइन है, तो तेल गैस की पाइपलाइन कौन खरीदेगा? वही खरीदेगा ना जो तेल और गैस के धंधे में है। उसको कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी तो नहीं खरीदेगी, या रेलवे के नेटवर्क का कोई हिस्सा वही खरीदेगा जो लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में मौजूद है। तो उतने ग्राहक भी बाजार में नहीं होते हैं आमतौर पर जब संपत्तियां आती हैं जिसकी जरूरत है, क्योंकि ये सबके लिए मिलने वाली चीज नहीं है। वो वही कर पाएगा जिसके बिजनेस से ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें जोखिम तो है। इसमें जोखिम यह है कि सस्ता बेचने की मजबूरी आ सकती है, इसमें कंट्रोवर्सी हो सकती है, इसमें यह हो सकता है कि एक कंपनी जो है वो किसी बड़ी कंपनी की मोनोपोली का हिस्सा बन जाए, क्योंकि जो कंपनियां पहले से लीड कर रही, उन्हें अगर सरकारी संपत्ति और ज्यादा मिल गई तो उनकी बाजार में हिस्सेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो ऑलमोस्ट डुओपोली और मोनोपोली की तरफ चली जाएंगी। पर ये सारी चीजें अगले कुछ महीनों में स्पष्ट होंगी, और इसलिए ये जो एसेट मॉनेटाइजेशन या विनिवेश या सरकारी संपत्तियों की महासेल, या जो भी आप कहें इसको, जो भी नाम दें, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के अगले 1 साल के चर्चाओं का लगातार हिस्सा बराबर बना रहेगा। और इसके कार्यक्रम पर को लगातार करीब से पूरी दुनिया और भारत में सारे लोग देखेंगे। हम लोग भी इसे करीब से इस पर निगाह रखेंगे कि इस पे आगे क्या हो रहा है। जैसे कि आज की ताजी खबर यह है कि सितंबर के बाद LIC के IPO को लाने की तैयारी हो रही है, और कुछ कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने की कोशिश चल रही है। देखिए, पहली जो खबर आई बजट के बाद, वो सितंबर के बाद की आई, यानी कि अभी अगले 3-4 महीने तक सरकार को इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए प्रक्रिया धीमे चलती है। देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, शुक्रिया अंशुमान सर अपना समय देने के लिए। इस पॉडकास्ट में हमने बात की, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट पेश किया, उसमें जो विनिवेश की जो बात की गई है, एसेट मोनेटाइजेशन की जो बात की गई है उस पर, और ये कितना टेढ़ी खीर है सरकार के लिए इस चीज को कर पाना। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता वही है, radio@aajtak.com। बजट के किसी एक और हिस्से पर कुछ पॉडकास्ट और लेकर हम आएंगे आपके लिए। तब तक सुनते रहिए आज तक रेडियो। शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ।